नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 की। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पॉजिटिव मामलों की संख्या 60,000 के पार हो चुकी है। ये भी आपको बता दें कि 1981 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि एक्टिव मामलों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा लगभग 40,000 के पार पहुंच चुका है। तो लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से ये खबरें आ रही हैं और कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव मामलों की अगर बात की जाए तो 60,000 के करीब पॉजिटिव मामले पहुंच चुके हैं। 1981 लोगों की जान जा चुकी है। और ये भी आपको बता दें कि लगभग 40,000 के करीब एक्टिव मामले पाए गए हैं। तो कोरोना महामारी के चलते पूरा देश परेशान है, हैरान है। सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस बीच कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़े लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो ये लगभग 40,000 के करीब पहुंच चुके हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर के अग्रवाल, हम आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा था कि जून जुलाई में मामले और ज्यादा बढ़ेंगे, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिलहाल की स्थिति को आप कैसे देखते हैं देश भर के अंदर? 10 मामले, 11 मामले, 12 मामले ऐसे वैल्यू डबलिंग रेट होगा। यानी कि आज का ये 7,000 का नंबर 1,20,000 बनेगा और वो 9 दिन में बने कि 12 दिन में बने, ये मटीरियल डेट डजंट मैटर विद दैट। तो मेरे को ये लगता है कि जहाँ पे भी रेड अलर्ट है, जहाँ पर भी रेड जोन है, वहाँ पे जब तक 20% पॉपुलेशन को ये इन्फेक्शन नहीं कर लेगा तब तक वो नीचे नहीं जाएगा। हमने देखा है न्यूयॉर्क में, हमने देखा है कोरिया में 1% पॉपुलेशन जब अफेक्ट हो जाती है उसके बाद में ही इन्फेक्शन कम होना चालू होता है। तो मेरे ख्याल से ये कंटिन्यूड है, इसको हम जून जुलाई नंबर नहीं देना चाहेंगे। अभी जो हमारा चल रहा है केसेस, डेफिनेटली लास्ट हफ्ते से पहले जो केसेस थे वो 1 और 2,000 के बीच में थे। अब हमारे केसेस 3 और 4,000 के बीच में केसेस हैं। 10 दिन के बाद में ये केसेस हो सकता है 500-6,000 रोज की हो जाए। ये डबलिंग रेट के अंदर में ही आएगा, ये नॉर्मल डबलिंग रेट के अंदर में ही आएगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि पीक आ गया और कम हो रहे हैं, ये केसेस अभी बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर अग्रवाल, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी ये कहा जा रहा था कि चेन को तोड़ना है। कोविड-19 की जो चेन है अगर टूटेगी तो उसी के बाद मामले कम होंगे, लेकिन लगातार लॉकडाउन है। 1 बार, 2 बार, 3 बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। उस लिहाज से क्या आप मानते हैं कि कोविड-19 की चेन टूटी है? मेरे को नहीं लगता लोगों ने इफेक्टिवली लॉकडाउन का पालन नहीं किया। नंबर 1, इन लोगों ने जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स ला रहे हैं इनको लॉकडाउन के पीरियड में धीरे धीरे लाना चाहिए था। अब ये लाखों की तादाद में जो लोगों को ये भेज रहे हैं, ये 40 दिन के अंदर में बारी बारी से भेजना चाहिए था, ना कि इकट्ठे भेज रहे हैं जिस तरीके से। अब क्या होगा, जो ऑलरेडी केसेस बढ़ रहे हैं और ये केसेस जब बाहर जाएंगे और टेस्टिंग फैसिलिटीज हमारे पास में इतनी ज्यादा नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर में नंबर गोइंग टू इंक्रीज। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग a gradual increase in number. I will not be surprised if the number crosses 1,20,000 in the next 15 days. जी, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों के लिए, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि डॉक्टर से बेहतर कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता है कोरोना महामारी को लेकर। आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों से? एक छोटा सा मेरा वो है, कोरोना से दोस्ती करो, उसके साथ रहना सीखो। वो 3 चीजें मांग रहा है आपसे। जी, वो कहता है मेरे से 6 फीट दूर रहो, तो रह लो 6 फीट दूर। वो कहता है कि अगर आपके शरीर में आप टीबी, टाइफाइड, बैक्टीरिया, डायरिया, इन सब जॉन्डिस के वायरस से लाओगे तो मैं भी आऊंगा। कहते हाथ साफ करके रखो, इनको भी बताया तो मैं भी बच जाऊंगा। दूसरी चीज ये मांग रहा है। तीसरी चीज ये मांग रहा है कि अतिथियों और जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनको अपने से ऊपर जाके बिठाओ, अपने से ऊंचे आसन में बिठाओ 6 फुट दूर, ताकि मैं आपके पास में ना आऊँ। ये 4 चीजें मान लो, वो नहीं आएगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर के अग्रवाल हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा और लगातार ये एडवाइस दी जा रही है दैट यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और ऐसे में जो तमाम नियम है उनका पालन अगर आप करते हैं तो ऐसे में पूरी तरह से कोरोना से बचाव हो सकता है। लेकिन पूरे देश की अगर बात की जाए तो आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। लाखों में मामले नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं जिस तरह से मामले कम हैं, लेकिन 60,000 के करीब आंकड़े पहुंच चुके हैं पूरे देश में और 1,981 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात की। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में कुल 5,260 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये भी आपको बता दें कि 24 घंटे के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 22 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। राज्य में कुल मिलाकर मरीजों की संख्या का आंकड़ा 7,403 बताया जा रहा है। तो गुजरात के अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो कोविड का गढ़ बनता हुआ ये नजर आ रहा है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर 5,260 लोग पॉजिटिव बताए जा रहे हैं और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि 24 घंटे में कोरोना से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। और पूरे राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7,403 कोविड-19 के मामले बताए जा रहे हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। अभिषेक, क्या जानकारी आपके पास? लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अहमदाबाद में, क्या कुछ कहना है प्रशासन का? जी, गुजरात की बात करने में आए कोरोना कहर की, तो कोरोना का पिछले 24 घंटे में गुजरात में नया 394 मामला दर्ज हुआ है और गुजरात का अभी तक का कुल 7,797 केस दर्ज हुआ है। और जो अहमदाबाद की बात करने में आए तो अहमदाबाद में अभी कोरोना का कहर के संक्रमण जारी है और उसमें अहमदाबाद में तो गुजरात का सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद में पॉजिटिव दर्ज हुआ है। जो पिछले 24 घंटे के बाद टोटल केस अहमदाबाद में 5,540 हुआ है। जी नजर आ रहे हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं कि मामलों में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं। ये भी अभिषेक हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से अब क्या कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है और प्रशासन ने इस पूरे मामले को देखते हुए अस्पतालों को क्या पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए कहा है, वहां किस तरह के इंतजाम है? जी, प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन का चुस्तपणे और कड़कपणे पालन किया जा रहा है। सब पुलिस अधिकारी के साथ सब जो अस्पताल है उसमें सब स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद किया गया है और जो गुजरात के सारे इलाकों में से स्वास्थ्य अधिकारी जो अहमदाबाद के सब बड़े बड़े अस्पताल है सब में मौजूद कर दिया है और साथ में पुलिस प्रशासन का भी साथ दे रहे हैं। पुलिस का जो कहना है कि सब लोग को अभी जो पिछले 2 दिन के पहले जो अहमदाबाद को सब दुकानें सील की गई है, बंद करवा दी है, उसको साथ ये प्रशासन में जो पुलिस अधिकारी है और वो और स्वास्थ्य अधिकारी दोनों एक साथ मिलकर अहमदाबाद की परिस्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अभिषेक। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी पहुंचा रहे थे कि प्रशासन यहां जोर शोर से जुट चुका है। मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 5,260 लोग पॉजिटिव बताए जा रहे हैं अहमदाबाद में। ये भी आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के चलते 22 लोगों की मौत भी हो चुकी है और राज्य के कुल आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7,403 ऐसे मरीज हैं जो कि कोविड-19 पॉजिटिव बताए जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। हालांकि लॉकडाउन में कुछ ढील जरूर दी गई है, लेकिन ढील के बाद जिस प्रकार से मामले बढ़े हैं उसके बाद लॉकडाउन का पालन कुछ नियमों के साथ जरूर करवाया जा रहा है, कुछ छूट जरूर यहां पर दी जा रही है।
और गुजरात के बाद चलिए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सीआईएसएफ के 10 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये भी आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में ये तमाम जवान जुटे हुए थे और ऐसे में ये पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों में पॉजिटिवों की संख्या 540 के पार जा चुकी है। तो राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुजरात के बारे में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा मामले हैं और देश की राजधानी दिल्ली की ही सिर्फ अगर बात की जाए तो यहां पर भी लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सीआईएसएफ के 10 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये भी आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में पॉजिटिव मामलों की संख्या 540 के पार जा चुकी है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुधीर सलूजा। सुधीर जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीआईएसएफ के 10 और जवान पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या अपडेट आपके पास? सुधा जी, सीएसएफ के 10 और जवान कोरोना संक्रमित आज हुए हैं जी। दिल्ली मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात हैं। इसके अलावा 6 जवान जो आईटीबीपी के हैं वो भी आज कोरोना संक्रमित हुए हैं, जो मंदिर मार्ग थाने पर दिल्ली पुलिस के साथ में तैनात हैं। इसी के साथ ही देश भर में केंद्रीय सुरक्षा बलों में संक्रमितों की संख्या 540 के पार हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान हैं। बीएसएफ के 227 जवान कोरोना संक्रमित हैं, सीआरपीएफ के 162 जवान, आईटीबीपी के 100 जवान, सीएसएफ के 45 और एसएसबी के 13 जवान जो कोरोना से संक्रमित हैं। अच्छा सुधीर जी, ये बताइए कि राजधानी दिल्ली की फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कुछ और दावे कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि केंद्र सरकार के द्वारा रेड जोन्स जो डिक्लेयर किए गए हैं उन पर विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल जमीनी हकीकत क्या है देश की राजधानी दिल्ली की? देखिए सुधा जी, पिछले 24 घंटे में 224 नए मामले आए हैं जी। और 6500 से ज्यादा मामले यहाँ हो चुके हैं। इसके अलावा जो रेड जोन की बात है, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जान है और जहान, पहले उन्होंने जान बचाओ की बात की, फिर उन्होंने कहा जान और जहान। तो जो रेड जोन है, मुझे लगता है कि रेड जोन में सख्ती करके जान को बचाना चाहिए। और जो ग्रीन जोन है, जो कल उन्होंने ग्रीन जोन बनाए, उसमें वहां पे जो इंडस्ट्री को जो है आगे बढ़ाकर वहां जहान को बचाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रेड जोन में सख्ती ना करके, जैसे शराब की दुकानें खोली, आपने देखा कि लंबी लंबी कतारें आज तक अभी तक लग रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। इससे संक्रमण की दर बढ़ सकती है और चिंता का विषय है। जी हाँ, वाकई में ये चिंता का विषय देखने को मिल रहा है और लगातार मामले यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है राजधानी दिल्ली में, सुधीर जी? जी बिल्कुल, अभी शराब की दुकानों के लिए एक इन्होंने वेबसाइट बनाई है जिसमें इन्होंने कहा है कि ई कूपन से हम ये घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी धरातल पर वो चीज नहीं दिख रही है। और इसके अलावा जो अभी बहुत सी शिकायतें आई कि हमें जो है हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा। आपने देखा दिल्ली पुलिस के 2 जवान, जो अभी एक अमित जो था जिसकी डेथ हुई है कल, उनकी तरफ से भी बहुत आरोप लगाए गए कि हमें अस्पताल में कहीं जगह नहीं मिली। तो इस तरीके की चीजें भी सुनने में आ रही हैं। अच्छा, इस बीच ये भी जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली सरकार ने 3 और अस्पतालों को मंजूरी दे दी है कि कोरोना 19 के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज वो कर पाएंगे। इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, ये शालीमार बाग फोर्टिस को आज परमिशन दी गई है। इसके अलावा 2 नर्सिंग होम है जिनको परमिशन दी गई है। कुल मिलाकर 3 अस्पतालों को आज, जो प्राइवेट हैं, इनमें पेशेंट्स को अपना पेमेंट खुद करना होगा। आज कोविड-19 के लिए घोषित किया गया है। अच्छा, इस बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है और केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ सहूलियत देने की बात कही जा रही है। राजधानी दिल्ली की स्थिति क्या है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, कल एक ट्रेन बिहार के लिए राजधानी दिल्ली से चलाई गई थी। इसमें 1200 मजदूर बिहार के लिए रवाना हुए हैं और परसों एक ट्रेन मध्य प्रदेश के यहाँ से रवाना हुई थी। अभी अरविंद केजरीवाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात आमने सामने है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम मजदूरों का किराया देकर इनको यहाँ से भेजेंगे और आज रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है और जल्दी ही कुछ ट्रेनें यहाँ से और रवाना की जा सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है राजधानी दिल्ली में। और इस बीच दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में तैनात जो जवान हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। 10 इनकी संख्या बताई जा रही है। सीआईएसएफ के ये जवान हैं। ये भी आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में जो पॉजिटिव मामले हैं वो बढ़कर 540
40 हो चुके हैं, उसके पार भी जा चुके हैं और ऐसे में खतरे की घंटी यहाँ पर सुनाई दे रही है। आप देखिए किस तरह से सैनिटाइज करने का काम तो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की ये बीमारी है, जिस तरह की ये परेशानी है, उसमें लगातार ये बात कही जा रही है कि लॉकडाउन के नियमों का अगर आप पालन करेंगे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग को आप अपनाएंगे, तमाम तरह के नियमों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ऐसे में कोरोना से बचाव किया जा सकता है। हालांकि राजधानी दिल्ली की स्थिति क्या है, इसके विषय में जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, राजधानी दिल्ली की स्थिति को आप किस प्रकार से देखते हैं? देश की राजधानी है और ऐसे में मिसाल वो होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति है उसके विषय में क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए ये गंभीर है मामला और जिस तरह से ये आशंका भी थी कि जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो है, मुझे लगता है वो 3rd स्टेज वाला मामला है, जिसमें कि जो लोग करियर थे और वो साइलेंट करियर थे और वो पता नहीं चला था। अब जो धीरे धीरे जो है वो चीजें आ रही हैं कि लोग इन्फेक्टेड होते चले गए हैं और वो सारे जो लोग आगे दिखाई दे रहा है उसमें। और चूंकि टेस्ट भी बढ़े हैं निश्चित रूप से, इसलिए जो है कि वो चीजें पता लग रही हैं। इसकी आशंका तो की थी और आपको याद होगा कि लगातार वो जो एम्स के डायरेक्टर हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जो पीक पहुंचेगा वो मई के अंत में या जून तक जो है वो पहुंचेगा। तो उसकी संभावना लगातार दिख रही है और लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं इतना गंभीर न हो जाए कि लाख तक न पहुंच जाए कहीं हमारे यहाँ आंकड़ा। तो जिस हिसाब से जिस तेजी से बढ़ रहे हैं तो संक्रमित जो लोग हो रहे हैं, तो ये जिस तरह से हमारी जनसंख्या है, जिस तरह से उसमें ये इसकी संभावना पूरी थी और ये हम पूरी दुनिया में देखें तो इस तरह का चीजें दिखाई दे रही है। शुरू में भारत में ये था कि थोड़े कम लोग नजर आ रहे थे, कम संख्या थी, लेकिन तब टेस्ट भी कम हुए थे, तब इस तरह से जो है कि पता भी नहीं चल पा रहा था। अब टेस्ट बढ़ रहे हैं और वो साइलेंट करियर भी जो है अब उनकी बीमारी जो है अब सामने आ रही है। तो ये की बातें कही जा रही हैं, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें या सरकार की बात करें, एक बात ये कही जा रही है, वी नीड टू लिव विद इट, यानी कि वायरस के साथ हमें रहना होगा और रहना सीखना होगा। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में इस तरह की गंभीर स्थिति बन चुकी है कि हमें अब ये सीख लेना चाहिए कि अगर वायरस है हमारी सोसाइटी के अंदर और कोरोना महामारी है तो उसके साथ कैसे रहना है? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं जो असफलता हो रही है लगातार, जैसे संख्या बढ़ रही है, तो उसमें जो है तमाम लोगों की जो अधिकारी हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र के लोग हैं जो लगे हुए हैं, जो वॉरियर्स हैं सब लगे हुए हैं, उसके बावजूद ये महामारी जो है अपना जो असर दिखाने से पीछे नहीं हट रही है। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन के चलते जो इस तरह की भावना पनप रही है कि आपको तो जीना ही पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि अभी भी कोई ये बात कही जा रही है कि 2022 तक चलेगा, कोई ये कह रहा है कि नहीं और आगे चलेगा। तो ये इस वायरस को जब तक इसकी कोई आपको इस तरह की दवा नहीं मिल जाती है, जो वैक्सीन नहीं मिल जाती है, जब तक इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं मिल जाता है, तब तक तो निश्चित रूप से एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। मुझे लगता है इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते, असमर्थता के चलते कि आदमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये बात कही जा रही है कि आपको जीना सीखना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि कब तक आप रोकेंगे अपने को, आपको आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसीलिए बात कही जा रही है कि आपको पैरेलल में काम करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं प्रिकॉशंस लेते हुए अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और मुस्तैदी से लगाते हुए ये इस तरह से आपको जीना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता बहुत गलत नहीं है, क्योंकि ये एक लेकिन फ्रस्ट्रेशन है, एक जो आदमी हार गया है इस बीमारी के आगे, मुझे लगता है उसी से पैदा हुआ ये फ्रस्ट्रेशन है जो कह रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में तैनात जो जवान हैं वो भी अब इसकी चपेट में आ चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पंजाब की। जी हां, आपको बता दें कि फतेहगढ़ साहिब से बड़ी खबर मिल पा रही है। 24 घंटे में 5 नए मामले सामने आ चुके हैं। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 28 पर पहुंच चुकी है। ये भी आपको बता दें कि राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या 1762 बताई जा रही है।
तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से ANB न्यूज़ के माध्यम से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रही हैं। 24 घंटे में 5 नए मामले सामने आ चुके हैं फतेहगढ़ साहिब की अगर बात की जाए, और कुल मरीजों की संख्या 28 पर पहुंच चुकी है। और पूरे राज्य की अगर बात की जाए तो पंजाब में कुल आंकड़ा 1762 हो चुका है। अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पूरे मामले की अगर बात की जाए तो यहां पर पिछले 24 घंटे में 5 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो लगातार जानकारी मिल पा रही है फतेहगढ़ साहिब की अगर बात की जाए तो ऐसे में ये जानकारी है कि कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 28 यहां पर हो चुकी है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता कृष्ण वर्मा। कृष्ण, क्या जानकारी आपके पास? लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 5 नए मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। सुधा जी, ऐसा है, आज से 10 दिन पहले हमारे फतेहगढ़ साहब में सिर्फ 2 मामले थे, वो भी तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे, वह भी ठीक होकर चले गए थे। लेकिन जो श्रद्धालु आए हैं श्री हजूर साहब से, उनके कारण थोड़े मामले बढ़े हैं। और जो कंबाइन वगैरह बाहर काटने के लिए गए थे, उनके ड्राइवर हैं वही आए हैं। जो कोरोना फतेहगढ़ साहब में आ रहा है वह सिर्फ ट्रैवल होकर ही आ रहा है। अच्छा कृष्ण जी, ये बताइए कि अगर सरकार के पास भी ये जानकारी थी और हम सभी देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह की स्थिति है, अगर श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे पंजाब के अंदर तो ऐसे में ज़रूर उनकी बहुत बढ़िया तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाब के विषय में लगातार ये बात कही जा रही थी कि बहुत ज़्यादा मामले नहीं हैं, लेकिन अचानक से मामले बढ़ गए जब से श्रद्धालु वापस लौट कर आए। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई टेस्टिंग के मामले को लेकर या सतर्कता के मामले को लेकर? जी, सरकार की कमी ही रह गई है, क्योंकि इन्होंने बॉर्डर पे ही उनको रोक के टेस्टिंग का सिस्टम करना था, जो इन्होंने नहीं किया। सारी कमी सरकार में ही है, क्योंकि ये आज कुछ श्रद्धालु तो वैसे पहले ही आ चुके थे पंजाब में, जिनका अभी इनको पता लग रहा है। तो सरकार की कमी है, जो इसको पहले रोका जाता तो शायद पंजाब में यह हालत ना होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। NK अग्रवाल जी, सिविल सर्जन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। NK अग्रवाल जी, हम आपसे स्थिति के विषय में समझना चाहेंगे। अगर 24 घंटे की बात करें तो 5 मरीज यहां पर पाए गए हैं। आपके पास क्या अपडेट है हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को देने के लिए? देखो, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਆ ਉਹ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੰਬਾਈਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਸ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਆ। बताइए कि जैसे ही मामला पॉजिटिव आता है तो फतेहगढ़ साहिब में किस तरह के इंतजाम है, उनका इलाज किस प्रकार से किया जाता है, या जो अस्पतालों की संख्या वो सफिशिएंट है क्या इस हिस्से में? हमारे जिले के लिए जो गवर्नमेंट ने फिक्स करा है वो ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज करा है। हमारे पास वहाँ पे पूरे इंतजामात हैं। जैसे ही पेशेंट पॉजिटिव आता है उसको प्रॉपर एम्बुलेंस में वहाँ पर शिफ्ट कर लिया जाता है और इस एरिया को सील कर लिया जाता है। जैसे वो एरिया सील करके उसमें मूवमेंट कम हो जाती है तो कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करा जाता है कि ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डेज वो जो पेशेंट है वो किस किस के कॉन्टैक्ट में आया है हमारे जिले में। जी, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया NK अग्रवाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए। सिविल सर्जन हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि आंकड़ों के विषय में जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे पंजाब की अगर बात की जाए तो आंकड़ा लगभग 1762 बताया जा रहा है और पिछले 24 घंटे की ही अगर बात की जाए तो 5 नए मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। फतेहगढ़ साहिब में जिस प्रकार से आंकड़े बढ़े हैं वो चिंता का विषय है।
और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, आपको बता दें कि सभी मजदूरों को रोजगार देने जा रही है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर मिल पा रही है। सरकार ला रही है लेबर रिफॉर्म कानून। ये भी आपको बता दें कि 3 साल तक प्रभावी बने रहेंगे ये लेबर रिफॉर्म कानून। और ये भी आपको बता दें कि टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी ने बैठक की, जहां पर ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सभी मजदूरों को रोजगार देने की योजना है योगी सरकार की, और सरकार की तरफ से लेबर रिफॉर्म कानून लाए जा रहे हैं। तो सरकार का साफ तौर से ये कहना है कि अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए ये आवश्यक है कि मजदूरों को सहायता पहुंचाई जाए। और ऐसे में योगी सरकार की तरफ से टीम 11 के साथ बातचीत होने के बाद ये घोषणा की गई है। ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें कि सरकार लेबर रिफॉर्म कानून लेकर आ रही है। सभी मजदूरों को रोजगार देने जा रही है योगी सरकार। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी पुनीत मोहन। पुनीत, ये बताइए कि योगी सरकार की तरफ से लेबर रिफॉर्म कानून लाए जा रहे हैं, क्या जानकारी है इस विषय में आपके पास? देखिए, जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद में कहीं ना कहीं उद्योग धंधों पर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अर्थव्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया था और अब अर्थव्यवस्था को भी सुधारना है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं जिनका सेटअप यूपी में है उनको भी कुछ रियायत देनी है। उसके लिए लेबर रिफॉर्म कानून लाया गया है, यानी कि कंपनियों के पास में सीधे तौर पर पूरा अधिकार होगा कि वो किसी को भी रख सकती हैं, हटा सकती हैं। और ये छूट इसलिए दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को रियायत मिल सके और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस यहां पर सेटअप हो सके, क्योंकि सरकार ने वादा किया है जो भी श्रमिक और रोजगार उत्तर प्रदेश के बाहर राज्यों में काम कर रहे हैं वो यहां वापस आ रहे हैं। अब सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि वो लोग यहां से बाहर ना जाएं। जो मजदूर श्रेणी के हैं, श्रमिक हैं, उनको मनरेगा और नरेगा के तहत काम दिया जाएगा। इसके लिए योजना बनाई जा रही है। डीएम से पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा गया है, हर जिले के डीएम से कि वो ब्लूप्रिंट तैयार करें कैसे इन मजदूरों को काम दिया जाएगा। उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे, उनको यहां पर कैसे एडजस्ट करना है। जो औद्योगिक इकाइयां शुरू हो चुकी हैं जिनमें काम हो रहा है, वहां पर उनको एडजस्ट करना है। देखिए, इस समय हम एयरपोर्ट पे हैं और अभी थोड़ी देर बाद 9 बजे यहां पर शारजहां से फ्लाइट आ रही है जिसमें 177 लोग आ रहे हैं। जाहिर तौर पर विदेशों में भी लगभग 1 साल तक के लिए नौकरियां रोक दी गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोगों को भी अपने ही प्रदेश में एडजस्ट करने की पूरी योजना है सरकार की और उसके तहत सरकार काम कर रही है। सीधे तौर पे जो भी कंपनियां हैं उनको रियायत दी जा रही है और जो नियम कायदे कानून बनाए गए थे जो काफी कड़े थे कंपनियों के लिए, उनमें रियायत इसलिए दी जा रही है ताकि कंपनियां अपने आप को फ्री करके काम करें और यहां पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो। जी अच्छा पुनीत, ये बताइए कि बहुत बड़ी चुनौती है योगी सरकार के सामने, क्योंकि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की लगभग 20 से 22 करोड़ की, ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और सभी प्रकार की चीज़ों को साथ में लेकर चलना ये बहुत बड़ी चुनौती है। चाहे मजदूरों की बात करें, किसानों की बात करें, उद्योगपतियों की बात करें और खुद सरकार के खजाने की बात करें, तो चुनौती बहुत बड़ी है योगी सरकार के सामने। जी, चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी है। ऐसे में मजदूर तबका है जो बाहर काम करता है दूसरे राज्यों में, जिनकी सैलरी भी ठीक ठाक थी। अब जाहिर तौर पे वो यहाँ पर अपनी सैलरी में भी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनके हाथ में हुनर है। वो चाहेंगे कि उनको उनके ही राज्य में ठीक ठाक काम मिले। मजदूरों को कई श्रेणी में देखिए डिवाइड किया गया। मनरेगा और नरेगा के तहत उन मजदूरों को रखा गया है जो डेली वेजेस पे लेबर का काम कर रहे थे, और सीधे तौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है उसको औद्योगिक इकाई में एडजस्ट करना, ये सबसे बड़ा टास्क है क्योंकि पहले ही वहां पर वैकेंसी फुलफिल है और जो कंपनियां थी उनके पास में अपने लोग हैं। ऐसे में इन एम्प्लॉयज को वहां पर एडजस्ट करना, और सीधे तौर पर एक इंटरव्यू होगा जो भी एक शॉर्ट फॉर्म में होगा क्योंकि जल्दी से जल्दी इनको रोजगार दिलाना। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस समय हम एयरपोर्ट पे हैं, CISF का जो गेस्ट रूम है उसमें बैठे हुए। 9 बजे यहां पर फ्लाइट आ रही है, 177 लोग बाहर से आ रहे हैं। अगर बाहर के जो देश हैं वहां से भी ऐसा ही डिक्लेरेशन आ रहा है कि अब 1 साल तक की किसी को भी नौकरी नहीं दी जाएगी बाहर के लोगों को। और जाहिर तौर पे अब ये लोग भी जो आ रहे हैं जिनको सरकार इतना प्रयास करके बुला रही है, इनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो वापस नहीं जाना चाहेंगे। उनको भी उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी देना एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। लगातार टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री बैठक करते हैं और ये फैसले लिए जाते हैं। काफी अहम फैसला होगा
क्योंकि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो अच्छी पोस्ट पर था, अच्छी सैलरी पर था, उसको यहाँ पर किस तरीके से एडजस्ट करना है। और चलिए, वाकई में देखने वाली बात रहेगी योगी सरकार ये तमाम जो चुनौतियां हैं इनका सामना कैसे करती है। हालांकि इस बीच मायावती का बयान भी आ चुका है इस पूरे मामले को लेकर। मायावती ने साफ तौर से कहा है कि इससे मजदूरों का हित होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। इस तरह की तमाम बातें कह दी गई हैं। और जिस तरह के रिफॉर्म किए गए हैं, ये पहला राज्य नहीं है, इससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर भी इस तरह के रिफॉर्म किए जा चुके हैं। लॉकडाउन के चलते, कोरोना महामारी के चलते इस तरह के फैसले पहले लिए जा चुके हैं। और धन्यवाद करेंगे एक बार फिर से पुनीत मोहन का हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।